ऑक्साइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनका नेचर क्या क्या होता है और वेरी कैसे करता है इन द पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे साथ साथ। सो तीनों तरह की चीजें हमें देखनी है। हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स से शुरू कर रहे हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होंगी जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन देंगी। ये ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होंगी जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन देंगी। तो एसिडिक ऑक्साइड्स में आपको ऑक्साइड को उठाना है, उसको वाटर में डिसोल्व करना है। अगर आपको एसिड मिल रहा हो तो आप क्या लिख देंगे, एसिडिक ऑक्साइड। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कुछ और टाइप की ऑक्साइड आ जाएगी। देखते जाएंगे नेचर धीरे धीरे। तो सबसे पहला ऑक्साइड जो मैंने यहां पर लिया है वो है SO3। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कोई भी लोन पेयर यहां पर नहीं होता है, सिंपली 3 डबल बॉन्ड होते हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। SO3 ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला को मर्ज कर दो। फॉर्मूला मर्ज करते हैं H2SO4 दिखाई दे रहा होगा। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, H2SO4। जब हम लोग फॉर्मूला को मर्ज करेंगे SO3 के वाटर के साथ तो क्या मिल जाएगा, H2SO4। इसी तरह CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भी आपकी एसिडिक होती है। कैसे, उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में आप डिसोल्व कीजिए, फॉर्मूला को अगेन मर्ज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, H2CO3। अब जो नेक्स्ट ऑक्साइड है उसके में एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां पर मर्ज करने से डायरेक्टली आपको ऑब्टेन नहीं हो रहा है कि कौन सा एसिड है। तो फिर क्या करें, ऐसे केस में क्या करें कि मर्ज करने से अपने पास ऑब्टेन ना हो, तो क्या किया जाए। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले P4O10 का, P4O10 का स्ट्रक्चर किसी को याद है क्या, मैंने बनवाए थे कुछ स्ट्रक्चर्स शायद। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन कहां से होते हैं, P4 से। P4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। 4 फॉस्फोरस आप लिख लीजिए, और सिंपली हर एक फॉस्फोरस को दूसरे फॉस्फोरस से ज्वाइन कर दीजिए। ये P4 का स्ट्रक्चर होता है। P4 मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इसे कहा जाता है। P4 मॉलिक्यूल है ये दिखाई ऐसे देगा, स्ट्रक्चर ये होता है। यहां से आपको P4O6 बनाना है। कैसे बना पाएंगे, हर एक PP बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा दीजिए। क्या करना है, हर एक PP बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन आप लोगों को डाल देना है। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, P O P O P O P O P O, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इतना ड्रॉ कीजिए, आगे मैं आता हूं। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, P4O6। दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ये ऑक्साइड है। यहां पर फॉस्फोरस की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हर एक बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ब्रेक कर देंगे। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +3 निकल कर आएगा। आप ट्राई कर लेना, हर एक बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज तोड़ देंगे तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में वो कितना निकल के आएगा, +3। इतना बात समझ में आया तो कॉपी कर लीजिए, और नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। प्रणव, परम, यस सर। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो कॉपी कर लीजिए इसे, इस बात को। तो P4O6 का स्ट्रक्चर है ना? हाँ, पहले P4O6 लिया है, फिर अच्छा। P4O7 लेंगे, फिर P4O8 लेंगे, फिर P4O9 लेंगे और फिर P4O10 लेंगे। पर अगर एक एक इंसर्ट करेंगे तब तो फिर होगा नहीं। एक एक इंसर्ट मतलब एक एक ऑक्सीजन अगर सबके बीच में हम लोग डाल रहे हैं तब फिर थोड़ी होगा पूरा। नहीं, पहले सबसे पहले P4O6 तक हम लोग गए हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा कैसे होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता जाएगा, दिखा दूंगा, 1 मिनट रुको, पहले इसको कॉपी कर लो। सर हाँ श्रेया बोलो। सर एक बार मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, मतलब P4O10 से रिलेटेड। हाँ तो उसमें आपने बोला था कि ब्रेक करो इसको, P4O10 को। हाँ, यहाँ पे नहीं ब्रेक करेंगे? जब हम करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो करेंगे हमें करेंगे ब्रेक। करेंगे। पहले मैं P4O6 से P4O10 के स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक करना सिखाऊंगा कैसे ब्रेक करते हैं। उसकी वीडियो भी भेजी थी ना आपने, ये P4O6 हाँ वाली मेरे को। हाँ हाँ, चलिए इतना हुआ सबका। हाँ। ठीक है, तो यहां से आपको P4O6 से P4O7 पे जाना है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराना है। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो इंट्रोड्यूस कराना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा कोई भी एक फॉस्फोरस, चारों में से कोई भी एक फॉस्फोरस पकड़ेंगे और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देंगे। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, कोई भी एक फॉस्फोरस पकड़िए, उसके साथ डबल बॉन्ड O बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, P4O7। बना लीजिए स्ट्रक्चर। यहां पर कोई भी एक फॉस्फोरस पकड़िए और उसके साथ डबल बॉन्ड O बना लीजिए। ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है ना, सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड O बना दे। तो ये आपके पास P4O7 हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिए। हो गया सर। हो गया आद्या, अब एक और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराना है P4O8 के लिए, फिर डबल बॉन्ड बना देंगे एक और। फिर डबल बॉन्ड बना देंगे एक और। सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट अपोजिट डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, इससे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहेगा, जस्ट अपोजिट लगाने से P4O8 हो जाएगा। ठीक है, P4O9 के लिए क्या करूंगा, इस तरफ एक और डबल बॉन्ड O9, एंड P4O10 के लिए क्या करूंगा, हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपके पास P4O10 का स्ट्रक्चर हो गया है।
सो हम लोगों ने सारे ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देखे, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। कभी भूल भी जाओ तो यहां से शुरू करना, व्हाइट फॉस्फोरस से। व्हाइट फॉस्फोरस में हर एक PP बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन डालिए। उसके बाद जब एक बार 6 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड्स हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डों के फॉर्म में हम लोग इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे, और ऐसे फाइनली हम लोग P4O10 तक पहुंच जाएंगे। आपने एक कंपाउंड देखा होगा H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनवाया था। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है, SOS डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH, इस साइड भी OH डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? H2S2O7। इसमें अगर आप वाटर डालते हैं तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के ऑब्टेन हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के ऑब्टेन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ओलियम। ओलियम में जब आप वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल डालने से H स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आया है कि स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा OH बॉन्ड आ गया है, SOS बॉन्ड हटके। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ है, दो साइड 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के कुछ ऐसे आए हैं आपके पास। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है? इस स्ट्रक्चर से ये 2 स्ट्रक्चर आपके ऑब्टेन हुए हैं, कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, अगर मैं यहां से बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो यही ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल, इस साइड से OH, इस साइड से हाइड्रोजन, एक H2O बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? SOS लिंकेज जनरेट हो जाएगा और ऊपर वाला मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या बता रहा हूं? हाँ। यहां से ये मॉलिक्यूल अगर निकाल दिया जाए तो ये जनरेट हो जाएगा। तो क्या ऐसे नहीं बोल सकता कि इसमें एक वो वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया जाए, SOS लिंकेज के बीच में एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दें, एक साइड OH जोड़ दें। एक साइड में अगर हाइड्रोजन जोड़ दूं, जहां ऑक्सीजन है उस साइड हाइड्रोजन जोड़ दूं, और सल्फर के साइड OH जोड़ दूं, तो आपके पास 2 H2SO4 मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएंगे। ऐसे बोल सकता हूं क्या? और सर अगर उल्टा करना चाहे तो OH उल्टा, दूसरे साइड में। देखिए रिएक्शन मैं किसकी करा रहा हूं? H2S2O7 की वाटर के साथ। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा होता कि H2SO4 को हीट करके ओलियम बना रहा होता, हीट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे रहा होता, तो अपोजिट रिएक्शन भी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड रिएक्शन होती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आद्या। सर वहाँ उल्टे साइड में स्ट्रक्चर में मतलब OH हम लोग उधर ले ले और H इधर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड बराबर आएगा। देखिए सिमेट्रिकल रखना है बेसिकली। H2S सिमेट्रिकल कैसे रखेंगे? जिस साइड OH है, अगर इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज अगर आप तोड़ते हो तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और सल्फर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना आद्या? इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज तोड़ें तो हाँ। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। इसी तरह H2O को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज ब्रेक करें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। OH हाँ। माइनस होता है, H प्लस होता है। हाँ पता तो है। H प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस पार्ट के साथ, माइनस के ऑक्सीजन साथ। के साथ।
और हाँ OH माइनस किसके साथ जाएगा? सल्फर के साथ। सल्फर के साथ। हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, हाँ अगर आपको समझ आ गया तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ओलियम मॉलिक्यूल से दो H2SO4 ऑब्टेन होते हैं बाय ब्रेकिंग सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बॉन्ड। सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन में सिंपली क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और सेंट्रल एटम पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। H2O इसी वे में ऐड कर देंगे, पॉजिटिव पार्ट किसके साथ? नेगेटिव वाले के साथ, और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव वाले के साथ। आपके पास दो H2SO4 मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? हाँ आर्यन? यस सर समझ गए। ठीक है, ये ट्रिकी पार्ट इस वजह से है क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग की रिएक्शंस कराने में, पी ब्लॉक की रिएक्शंस कराने में आपका बहुत हेल्प करेगा। रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कर रहे हैं? तरीके देखते जाओ, सब रिएक्शंस में यही सब अप्लाई होगा बार बार। सर जब आप P4O6 और रिएक्ट कराए थे H2O के साथ तो वहाँ पे वहां भी आएंगे, H3 आधा 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 आधा, एकदम मत भागो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले H2S2O7 से, फिर H4P2O7 से शुरू करेंगे, फिर इस पे आएंगे। थोड़ा तेज अच्छा मत। हमको लगा आप स्ट्रक्चर बता दिए और वो बताना नहीं। नहीं नहीं, बताने वाला हूं। H4P2O7 ये खुद से ट्राई करो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो क्या आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए। H4P2O7 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, वैसे आपको भी आना चाहिए लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि आपके पास अनसिमेट्रिकल है, O7 है तो एक ऑक्सीजन इन बिटवीन डालना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हो, OH 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 OH, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट आएगा। इस कंपाउंड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, बताइए। सिंपली देखेंगे, आप H2O में H प्लस और OH माइनस लेके आएंगे, यहां भी ऐसा ही करेंगे। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। फॉस्फोरस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। OH माइनस किसके साथ जोड़ देंगे? फॉस्फोरस के साथ। H प्लस किसके साथ जोड़ देंगे? ऑक्सीजन के साथ। H3PO4। क्या ऑब्टेन हो जाएगा? H3PO4। सबको ये बात समझ में आई कैसे किया? आद्या? नहीं सर ये सेकंड नहीं आया, मतलब कि वो सेकंड स्ट्रक्चर जो आप बनाए उसके बगल वाला। कौन सा वाला? ये वाला नहीं वो तो आ गया, उसके बगल वाला। हाँ H3PO4। हाँ P डबल बॉन्ड हो, एक OH, दो OH तो पहले ही है, तीसरा वाला OH ये वाला जोड़ दिया है। अच्छा H3PO4 का है वो। हाँ। अच्छा आ गया। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं एक्सेस वाटर डालता हूं, अनलिमिटेड वाटर डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। P4O10 के साथ अनलिमिटेड वाटर आपने डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन होगा। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान।
ये चीज बहुत आसान है, देखने में हल्का सा मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। तो देखना एक बार इसको, नहीं समझ आता है तो मैं बोलता हूँ, पहले आप देखो फिर मैं बोलता हूँ। सर H4P2O7 का जब आप स्ट्रक्चर बना लिए और फिर उसके बगल में आप H3PO4 का क्यों बनाए? क्योंकि वोटर डाला मैंने उसमें H4P2O7 के अंदर, तो क्या ऑब्टेन होना चाहिए? H3PO4। हाँ तो जो प्रोडक्ट आया वो भी तो लिखना पड़ेगा आद्या। हाँ सो यहाँ पर P4O10 में वोटर डाला तो आपके पास क्या ऑब्टेन होना चाहिए? यहां पर देखिए सेम तरह से आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत इस केस में क्या आएगी कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सर, क्या करें? तो सेम तरह से H प्लस एंड OH माइनस आप जोड़ते जाइए, इन दोनों को जोड़ना है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बॉन्ड को ब्रेक करते जाना है। बेसिकली आप एक मॉलिक्यूल के अराउंड देख लीजिए, उस एक फास्फोरस के अराउंड देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तीनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आना चाहिए, है ना? एक फास्फोरस के अराउंड 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आएगा, जबकि रिमेनिंग 3 फास्फोरस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिए मैं ऊपर वाले पार्ट को सेपरेट कर रहा हूं, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 नीचे क्या बच जाएगा आपका? P डबल बॉन्ड O, ऊपर की तरफ OH, इस साइड भी P डबल बॉन्ड O, ऊपर की तरफ OH, यहां पे O, P डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बच जाना चाहिए। सॉरी यहाँ पे POP लिंकेज, ऐसा कुछ बच जाएगा। देखिए ऊपर वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया, नीचे जो बच जाएगा वो दिखा दिया है। अगेन आपके पास एक्सेस वाटर है तो ये लिंकेजेस भी ब्रेक कर जाएंगे सारे, और जहां भी ये लिंकेज ब्रेक होगा दोनों साइड OH OH लगेगा, तो मैं क्या बोल दूंगा आपके पास इस फॉस्फोरस साथ क्या हो जाएगा? OH 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 डबल बॉन्ड O, साथ में इस फॉस्फोरस के साथ भी सेम होगा, 3 OH हो जाएंगे, एक डबल बॉन्ड O, और इस फॉस्फोरस के साथ भी सेम होगा, इसके साथ एक और OH होना चाहिए था क्योंकि ये ऊपर से ब्रेक किया था मैंने, तो इसके साथ भी 3 OH और एक डबल बॉन्ड O। ये बात जो बोली है अभी वाली समझ आई या नहीं आई? आद्या को तो दिक्कत आई होगी 100%, बताओ। सर, जब हम लोग ब्रेक करते हैं तब तो फिर दो स्ट्रक्चर आता है एक ही जैसा, जैसे वो हाँ, पिछले वाले में भी अगर हम लोग करते हैं क्योंकि H4। पिछले वाले में देखो यहाँ पर क्या है कि 4 फॉस्फोरस है, 4 सेंट्रल एटम आद्या, और हाँ चारों से सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। हाँ, तो प्रोडक्ट साइड हम लोग सिर्फ एक का क्यों लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड सबका लिख रहे हैं, हर एक से प्रोडक्ट क्या आ रहा है? H3PO4 ही निकल के आ रहा है। हाँ, जस्ट सबसे एक ही जैसा आएगा। सबसे एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, देखो ये मतलब तो वैसा ही 4 बार आएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि बीच का स्टेप कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्शन जा रही है। पहले एक को हटा दिया, फिर दूसरे को हटा दिया, फिर तीसरे को हटा दिया, फिर चौथे को हटा दिया, ऐसा ही 4 बार प्रोडक्ट यही आएगा H3PO4, है ना? मतलब एक ही प्रोडक्ट 4 बार आ रहा है तो इसलिए हम लोग एक एक ही लिख रहे हैं। प्रोडक्ट 4 बार आ रहा है हाँ, बेसिकली। वो पिछले में भी यही डाउट आया कि सिर्फ H3PO4 क्यों, वैसा 2 आना चाहिए ना, इसीलिए। हाँ, वो एक ही प्रोडक्ट उसमें 2 बार आ रहा था, इसमें 4 बार आ रहा है। हाँ पक्का समझ आया अभी? हाँ हाँ। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार बताया था। ये ऑब्टेन नहीं होता है डायरेक्टली, 4 बार आपके पास H3PO4 ऑब्टेन होगा। सो इसकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा?
4 molecules of H3PO4 और कितने वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? जितने पीओपी लिंकेजेस हैं। कितने पीओपी लिंकेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 6 पीओपी लिंकेजेस यहां पर हैं। पीओपी लिंकेजेस कितने हैं इस केस में? 6। सो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे जितने पीओपी लिंकेजेस हैं। सो यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? H3PO4। ठीक है आद्या? पर आप तो बोले कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वो ऐड हाँ, करने की। लिमिटिंग रिएजेंट नाम की चीज होती है आद्या। हाँ, अगर ये पार्ट ही खत्म हो गया तो फिर वाटर चाहे अनलिमिटेड रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, मतलब वहाँ अनलिमिटेड मतलब इसका जितना लिमिट है वहां तक करेंगे। हाँ, अनलिमिटेड मतलब लिमिटिंग रिएजेंट फिर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट वाटर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा, P4O10 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब पहले P4O10 खत्म होगा, जब सारा P4O10 H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने फर्दर रिएक्शन का कुछ चांस ही नहीं रहेगा। हाँ, तो यहां पे रिएक्शन रुक जाएगी। आया? हाँ सर। ठीक है, तो P4O10 से समझ आया आपके पास क्या ऑब्टेन होना चाहिए? हाँ, H3PO4। मान लो मेरे पास पहले ये चीज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं। पीओपी लिंकेजेस ब्रेक करने हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करना है। क्या बनेगा प्रोडक्ट के साथ? ये चीज कॉपी करो और उसके जस्ट बाद फिर मैं P4O6 के लिए आपको बोलता हूं कैसे करना है। अमन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बड़ा जल्दी उठे। तबीयत कैसा है? अभी थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा ठीक है, चलो। मेडिसिन लगातार लेते रहना, ऐसे मत करना कि स्टॉप कर दो। और खाने पीने का ध्यान रखना, लिक्विड पूरा लेना। इसमें भी लिंकेज तोड़ना है जैसे पिछले में ऑक्सीजन बिल्कुल करती थी। बिल्कुल 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 सेम तरह से। अगर आपका P4O10 हो गया है तो आप P4O6 के लिए ट्राई कीजिए। श्रेया बताना क्या आएगा प्रोडक्ट? सर बाहर डबल बॉन्ड बना के कुछ भी करे, उससे तो हम लोग कुछ करते हैं नहीं, अंदर वाले से ही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही तो बात है। आंसर तो सबका सेम ही होना चाहिए। नहीं, प्रोडक्ट सेम थोड़ी रहेगा, सोचो थोड़ा सा। भाई हर एक फास्फोरस के पास एक ऑक्सीजन तो कम हो गया, हाँ, तो वो भी तो काउंट करोगे। प्रोडक्ट सेम तो नहीं रहेगा, प्रोडक्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। प्रोडक्ट 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 की जगह 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 आ जाएगा। PO3 किस वजह से? क्योंकि P डबल बॉन्ड O वाला पार्ट गायब है, तो हर जगह से ये पार्ट गायब हो जाएगा। आद्या? हाँ, तो H3PO3 ऑब्टेन होगा, इस केस में H3PO4 ऑब्टेन नहीं होगा। समझ आया डबल बॉन्ड। मिस्टेक? हाँ, ठीक है, तो यहां पर 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 ऑब्टेन होगा। रिएक्ट 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करेगा, इसका एक मोलिक्यूल 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 बनाएगा। सेम वे में, क्योंकि 6 पीओपी बॉन्ड है वापस से, तो 6 ही वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और सेम आपके पास H3PO3 ऑब्टेन हो जाएगा।
पहले H3PO4 आ रहा था, यहाँ पे H3PO3 हो जाएगा। ये डिफरेंस आपका आएगा। आया समझ सबको? प्रणव, परम? यस सर। चलिए, तो मैंने आपको बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, ध्यान रखना है, इसको मिस्टेक मत करना। एक चीज आप मुझे करके दीजिए, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो इस केस में क्या प्रोडक्ट आता? ये टिपिकल केस है, ये सबसे मुश्किल केस है। ऐसा कुछ कभी पूछा तो आईआईटी एडवांस में आएगा। इस केस में क्या प्रोडक्ट आएगा? P4O8 है इस बार आपके पास। चलिए, इस केस में देखिए, आप पहले ऊपर वाले फोस्फोरस के लिए चेक कीजिए। इसके साथ डबल बॉन्ड O है, 3 फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फोरस लिंकेज हैं। तो हर एक फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फोरस लिंकेज को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 OH ग्रुप आपके यहां पर लग जाने चाहिए। मतलब ऊपर वाले फोस्फोरस से क्या ऑब्टेन होगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, H3PO4। सेम केस ये नीचे वाले फोस्फोरस के लिए भी है। सेम चीज नीचे वाले फोस्फोरस के लिए भी ऑब्टेन होगा। सेम चीज नीचे वाले फोस्फोरस के लिए भी ऑब्टेन होना चाहिए। सो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 यहां पर ऑब्टेन हो जाना चाहिए। 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। आद्या, इतना बात समझ आया? हाँ सर। जो रिमेनिंग फोस्फोरस हैं उनके साथ डबल बॉन्ड O नहीं है, सिर्फ 3 POP लिंकेज है ना? तो हर एक POP लिंकेज को मैं ब्रेक करता हूं तो 3 OH आपके लग जाने चाहिए। हर एक फोस्फोरस के साथ क्या हो जाना चाहिए? 3 OH लग जाने चाहिए। और अगर 3 OH लग जाएंगे तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं H3PO3। ठीक है क्या आद्या? यस सर। ये वाला जो फोस्फोरस है और ये वाला फोस्फोरस दोनों H3PO3 देंगे। सो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा? 2 मोलिक्यूल H3PO3 के होंगे, 2 मोलिक्यूल H3PO4 के होंगे। ठीक है क्या? हाँ। यही आपका आंसर होता है इस क्वेश्चन का। क्या होता? 6 मोलिक्यूल वाटर के रिएक्ट करेंगे, 2 मोलिक्यूल H3PO3 के ऑब्टेन होंगे एंड 2 मोलिक्यूल H3PO4 के ऑब्टेन होंगे। आया? सर इस पूरे को ब्रेक करके लिखना पड़ता है, तो उसी को ना हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, 2 इसका मॉलिक्यूल 2 इसका मॉलिक्यूल। हाँ, सिर्फ ब्रेकिंग ही है ना? सिर्फ ब्रेकिंग है और कुछ नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। मान लो अगर आपको सीधा लिख के दे दिया जाए कि P4O8 प्लस वाटर क्या प्रोडक्ट आएगा, ऐसा रिएक्शन आ जाए, तो देखने में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप? देख के तो इस रिएक्शन को नहीं बोला जा सकता क्या आएगा आद्या। हाँ। लेकिन अगर मतलब आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ऐसे करना है, आंसर आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपकी कितनी रिएक्शन हो जाती, P4O7 के साथ रिएक्ट करके, P4O8 के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट, P4O9 के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट, P4O10 के साथ ये प्रोडक्ट, P4O6 के साथ ये प्रोडक्ट, H2S2O7 के साथ ये प्रोडक्ट, H4P2O7 के साथ ये प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारी रिएक्शन याद करनी पड़ जाती है। हाँ। लेकिन ट्रिक है, बहुत सिंपली हो सकता है, तो आप उसको यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग ब्रेक करके निकालते थे वही लिखेंगे ना? हाँ, वही लिखते जाएंगे। P4O8। हाँ। सो सारा रिएक्शन याद करने की बजाय आपको सिंपली इस ट्रिक से काम हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन केस में।
अब मैंने एक लाइन लिखी है, यूजुअली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो यूजुअली एसिडिक होती हैं, लाइक SO2, N2O5, P4O10, P4O6, Cl2O7, ये Cl2O5, ये सब ऑक्साइड्स अपने पास क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं इन नेचर। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर। सो ये लाइन भी एक लिख लेना साथ साथ। The next part is basic oxides। जैसे एसिडिक ऑक्साइड वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन दे रही थी, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होगा, वाटर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन देंगी। फर्क ये है कि एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक सॉल्यूशन देंगी, मतलब एसिड देंगी बेसिकली, जबकि बेसिक ऑक्साइड्स बेस देंगी ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स आपका बेस देंगी। बेस कैसे, जैसे सिंपल सा एक ऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 2 molecules of NaOH। देखिए 2 molecules of NaOH यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला को कंबाइन किया है, 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 molecules of NaOH यहां पर ऑब्टेन हुआ है। और एग्जांपल देखिए, CaO plus water gives CaOH whole twice। CaOH whole twice यहां पे ऑब्टेन होगा ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। CaO की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, आपको पता है ये बहुत अच्छा बेस है, CaOH whole twice, OH माइनस देता है, बहुत अच्छा बेस है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत अच्छा बेस है, OH माइनस देता है। समझ आया ये बात? ये बात आद्या समझ आया? हाँ सर। आपके पास ऐसा कुछ रिएक्शन आ जाए, CaO प्लस SO3, क्या प्रोडक्ट निकालें और कैसे निकालें, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। CaO प्लस SO3 क्या करें? तो ऊपर वाले में तो सिंपल मर्जिंग था, नीचे में वैसे होगा? ऊपर वाले में तो सिंपल मर्जिंग करनी थी, यहां पर क्या करें? यहां पर ये रिएक्शन देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो क्या करें, पहले CaO में वाटर डाल दें, क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। SO3 में भी वाटर डाल दें, क्या बन जाएगा, H2SO4। अब ये रिएक्शन आपकी देखी हुई है, CaOH होल ट्वाइस क्या है, बेस है, और यहां पर H2SO4 क्या है, एसिड है। दोनों मिलके क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन दे देंगे, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट क्या बनेगा, सोल्ट आपका ऑब्टेन होगा CaSO4। CaSO4 आपका सोल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, साथ में क्या ऑब्टेन होगा, वाटर। वाटर इनिशियली यहां पर आपने डाला है दोनों जगह, तो आप फाइनली प्रोडक्ट से वाटर गायब कर देना, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CaSO4। इससे देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप वाटर डाल के करेंगे तो सेम रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी। यहां पर वाटर डाल दीजिए, लास्ट में वाटर निकाल लीजिए, फाइनल रिएक्शन क्या बच जाएगी, CaO प्लस SO3 मिलके क्या बना रहे हैं, CaSO4। आद्या ये बात समझ आया?
सर अगर सिंपल मर्जिंग भी करते हम लोग नीचे में वही तो आता, O4 है, हाँ हाँ H हाँ एक हाँ, है और CA एक है। कोई बात नहीं, इसका भी रीजन बताता हूँ मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ आपको। और वहाँ पे भी वाटर क्यों हम लोग मतलब आप वैसे रिएक्ट करवाए वो समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ। सर आप अद्या वापस ये तो सकेंगे? आपके पास हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया तो फिर क्या करोगे? यहाँ तो सिंपल मर्जिंग से काम नहीं चलेगा। देखो वाटर क्यों हाँ। रिएक्ट कराया, अब आपको समझ आएगा। CaO प्लस P4O10 की रिएक्शन कराएं तो फिर क्या करोगे? सिंपल मर्जिंग से तो काम नहीं चलेगा। तो किसमें सिंपल मर्जिंग से काम चलेगा और नहीं चलेगा वो कैसे पता चलेगा? सिंपल वो तो मर्जिंग समझ। करानी ही नहीं है ना, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको कि अच्छा पहले वाटर डालिए, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो उनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन सिंपली कराना है। मैं तो यही आपको समझा रहा हूँ कि सिंपल मर्जिंग मत कराइए, वाटर डालिए, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो उनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन कराइए। फाइनली एसिड बेस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट वाटर होता है, तो दोनों साइड से हम लोग वाटर हटा सकते हैं। मतलब नहीं वाटर आता? इस साइड भी हम लोग रिएक्ट कराएंगे और उस साइड हाँ, प्रोडक्ट इस में तो साइड आएगा पहले ही। कुछ देर के लिए वाटर डाल दिया, लास्ट वाटर निकल गया तो दोनों साइड से हटा दिया मैंने, हाँ है ना? वो अपने मन से हम लोग हटा दिए, उसका भी तो कुछ वो प्रोसेस मन से होगा। ही डाले थे तो मन से ही हटाना पड़ेगा। हाँ तो लेकिन इसमें अपने तो को समझ आया गिवन तो कि नहीं था, देखो यहाँ पर हाँ वाटर तो गिवन नहीं था CaO प्लस SO3 के साथ, लेकिन अपन ने हाँ वाटर डाला है तो लास्ट में ये जो फाइनली वाटर आया ये अपनी मर्जी से हटाना भी पड़ेगा। जो ये वाटर आ रहा हाँ है ये हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर था ही नहीं अपने पास। बात आई समझ? हाँ सर अब आया। और ऊपर एसिड प्लस बेस था तो हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। और बिल्कुल। नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं? सोल्ट बना दे रहे हैं। और यहाँ पे वाटर CaO नहीं प्लस आएगा। P4O10 में CaO प्लस P4O10, CaO से तो वापस CaOH होल ट्वाइस बनेगा, लेकिन P4O10 से हाँ क्या बनेगा? P4O10 से आपका H3PO4 बनता है, अभी अभी मैंने सिखाया हाँ आपको। हाँ तो H3PO4 की CaOH होल ट्वाइस के साथ क्या रिएक्शन आएगी? एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देंगे? सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट क्या बनेगा? CA3PO4 होल ट्वाइस। हाँ मतलब यहाँ भी एसिड प्लस बेस था और हम लोग H2O निकाल लेंगे बिल्कुल। लास्ट में। हाँ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का? क्या बन जाएगा? CA3PO4 होल ट्वाइस। ट्वाइस। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर आप वाटर डाल के सिंपली कर रहे हैं तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रटना तो बहुत ही मुश्किल है, क्या रटोगे इसका? समझ आया ये बात कैसे किया है? हाँ आर्यन, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So basic oxides are the oxides which will react with water to give basic solution. एक और चीज है इसमें, बेसिक ऑक्साइड्स यूजुअली एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगी। बेसिक बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिक यूजुअली एसिडिक के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही एसिडिक ऑक्साइड बेसिक के साथ रिएक्ट करेगी, एसिडिक एसिडिक में रिएक्शन नहीं होगी। और बेसिक बेसिक में? बेसिक बेसिक में भी रिएक्शन नहीं होगी, वही तो चीज समझा रहा हूं। बेसिक एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा। तभी तो H2O हर बार देगा। हाँ, ये क्या करती हैं? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। इस वजह से नाम क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है?
ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगी और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स, लिख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स which can react with an acid as well as with a base, which can react with an acid as well as with base. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2O, 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl के साथ। जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, इसका कभी नाम होता है, क्वेश्चन में आए कि सोडियम सिंकेट, ऐसा कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बेसिक, एसिडिक, जैसे मैच द फॉलोइंग में आता है, तो उसमें फिर हम सबके रिएक्शंस देंगे। रिएक्शंस देख सकते हो या एम्फोटेरिक को ध्यान रख सकते हो कि एम्फोटेरिक बहुत ही कम होते हैं। जो सारे एम्फोटेरिक कितने टोटल कितने होते हैं? मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। श्रेया, कॉमन तो चीजें पता होनी चाहिए, जैसे जिंक ऑक्साइड है, बहुत कॉमन चीज है। बेरिलियम ऑक्साइड है, बहुत कॉमन है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो आपको कॉमन कॉमन तो पता होने चाहिए। एक आपके पास टिन ऑक्साइड होता है, आई थिंक। एक और जो आएगा वो टिन ऑक्साइड आता है, स्टेनस ऑक्साइड और स्टेनिक ऑक्साइड, ये दोनों भी एम्फोटेरिक आपके होते हैं। सर ये खुद क्या है, एसिड या बेस? क्या? सर ये जिंक ऑक्साइड, Z10, हाँ यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये एसिड है ना ये बेस है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अच्छा। ना ये एसिड है ना ये बेस है। सर हर ऑक्साइड या तो एसिड या तो बेस से हमेशा रिएक्ट करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि कभी रिएक्ट करे ही ना। ऐसा भी पॉसिबल है श्रेया, तो ऐसों एग्जाम्पल को न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल N2O, N2 रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और भी कुछ ऑक्साइड्स आते हैं जो हम लोग न्यूट्रल कैटेगरी में काउंट करते हैं, जो वाटर में डिसोल्व ही नहीं होते हैं। तो वो ना एसिड के साथ रिएक्ट कर पाते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है श्रेया? कि हम उसको स्ट्रक्चर में ऑल्टर करें तब भी कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर मींस कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आया मुझे। मतलब उसको ऐड करके फिर बाद में हटा दें, मतलब कुछ भी करें। नहीं, देखो एक्चुअली सीन क्या होता है, ये ऐड करके हटाने वाला जो सीन होता है, ये आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए इजी रहे इस चीज को बताने के लिए है। अदरवाइज हटाने का कोई मतलब नहीं है, आपको रिएक्शन याद करनी पड़ जाएंगी सिर्फ। उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी वजह से हम लोग ये यूज करते हैं कि ये हटाने वाला। अदरवाइज रिएक्शन तो जैसे हो रही है वैसे ही होगी, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यस सर। ठीक है ना? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या क्या होगा, सबसे पहले जिंक सर ऑक्साइड मैंने CO आपको, कैसे बनता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब उसमें 2 कार्बन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाती है ना, उसका स्ट्रक्चर। ऐसा होता है श्रेया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, थर्ड वाला। ओके।
जिंक ऑक्साइड की तरह टिन ऑक्साइड और SnO और SnO2, स्टेनस ऑक्साइड एंड स्टेनिक ऑक्साइड, ये भी लॉजिक बताऊंगा स्टेनस स्टेनिक कैसे आ रहे हैं। ये दोनों भी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, स्टेनस एंड स्टेनिक। एक आपका बेरिलियम ऑक्साइड BeO, ये भी आपका क्या होगा, एम्फोटेरिक। ये अस एंड इक नेमिंग किस वजह से आती है? किसी भी कंपाउंड को स्टेनस, जो अस लास्ट में नाम के पीछे OUS लगा है, अस इस वजह से लगता है क्योंकि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इक इस वजह से लगता है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को अस बोलेंगे, स्टेनस, एंड हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को इक बोलेंगे, स्टेनिक। ये स्टेनिक ऑक्साइड है, ये स्टेनस ऑक्साइड है। ये फर्क किस वजह से आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो और सेकंड वाले में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो, आपको फर्क साफ साफ नजर आएगा। कोशिश कीजिए, दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कीजिए। क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी दोनों जगह? +4 और +2 ना। +4 एंड +2। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 आएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। तो इन दोनों को आपको देखना है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाम के पीछे क्या लग जाएगा, एक स्टेनिक ऑक्साइड। जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाम क्या लग जाएगा, स्टेनस ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से अस एंड इक की नेमिंग होती है। अपने वर्ड्स में लिख लीजिए कहां पे अस लगेगा, कहां पे इक लगेगा। अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो सिंपली हायर वाली क्या बोल देंगे, इक ऑक्साइड, और लोअर वाली क्या बोल देंगे, अस। यही चीज एसिड्स में भी वैलिड होती है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड कौन सा, H2SO3, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो अस एंड इक कहां कहां पर यूज करना है वो आपको देखना है, जल्दी से देख लीजिए। अस कहां पे, जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इक कहां पर, जहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अपनी वर्डिंग में लिख लेना क्योंकि ये नेमिंग बहुत काम आएगी। सर हाँ जी, सर ऑक्सलेट वर्ड कब यूज करते हैं? ऑक्सलेट। हाँ, जैसे सोडियम ऑक्सलेट। ऑक्सलेट हम लोग इस एनायन को बोलते हैं C2O4 ओके 2-। ओके। सोडियम ऑक्सलेट होगा Na2C2O4। कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4। सर ये होता क्या होता है? ये किस वजह से, ऑक्सैलिक एसिड आपका एक कंपाउंड होता है, उससे जो एनायन ऑब्टेन होता है उसको ऑक्सलेट बोलते हैं। ये ऑक्सैलिक एसिड है आपका, यहां से जो एनायन ऑब्टेन हुआ, दोनों H+ को निकालने के बाद जो ऑब्टेन हुआ एनायन, उसको ऑक्सलेट आपको बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट नाम आया। ठीक है श्रेया? जो है वो क्या? ऑक्सैलिक एसिड वो थोड़ा सा माइक पास लाके बोलो श्रेया। वो और जो ऑक्सैलिक एसिड है हाँ वो हाँ H2O और CO3 को मिला के हाँ। ऑक्सैलिक एसिड क्या कह रहे हो, H2O और CO3 को मिला के बनता है? पूछ रही हूँ। नहीं, होता नहीं है ऐसा। H2O + CO2 को मिलाने से H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड।
लेकिन ये तो आपका डायरेक्टली कंपाउंड आपको बनाना पड़ता है ऑक्सैलिक एसिड, लाइक हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक से डायरेक्टली नहीं बना पाते। ओके सर, हाँ बोलो। समझा नहीं, ओके कहा। ठीक है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपकी हो गई। अगला कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल के केस में क्या होगा? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट ना करे, will react with neither acid nor base। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसी ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे एग्जांपल CO, N2O, और आपके पास कोई है CO, N2O, NOOF2, NO एंड OF2। ये सारी ऑक्साइड ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। तो इन ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये सारी ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व नहीं होती हैं, वाटर में H2O के साथ इन सब की कोई रिएक्शन नहीं आती है, नो रिएक्शन रहती है। ये सारी ऑक्साइड, हाँ ये सब भी एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। ये एसिड और बेस नहीं है, साथ में ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। ठीक है। एसिड बेस नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एसिड और बेस के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। हाँ। अगर किसी ऑक्साइड का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो बेसिक ऑक्साइड होगी। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड में क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बेसिक ऑक्साइड में क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और बीच वाली न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली एम्फोटेरिक ज्यादा होता है, बीच की कैटेगरी एम्फोटेरिक में चला जाता है। The last oxide, amphiprotic oxides। amphiprotic oxides। The word proton means, कहीं पे प्रोटॉन आपके रिएक्शन में वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है H+। कहीं पे प्रोटॉन लिखा हुआ हो रिएक्शन के अंदर तो उसका मतलब होता है H+। यहां पे प्रोटिक मतलब H+ की बात कर रहा है। ऐसी ऑक्साइड्स, एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो H+ दे भी सकती हैं और H+ ले भी सकती हैं। H+ एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, H+ डोनेट भी कर सकती हैं। ऐसी ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स। ऐसी ऑक्साइड्स जो H+ डोनेट भी कर पाए और H+ एक्सेप्ट भी कर पाए, ऐसी ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स। सिंपल एग्जांपल इज H2O। वाटर मॉलिक्यूल आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है। वाटर मॉलिक्यूल H+ एक्सेप्ट भी कर लेता है, H2O प्लस H+ मिलके क्या बना देता है? H3O+। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यही H+ डोनेट भी कर सकता है, -H+, क्या मिलके बना देगा? OH-। इससे H+ अगर मैं बाहर निकाल दूं तो OH- बन जाएगा, H+ डाल दूं तो H3O+ बन जाएगा।
हाँ जी बोलो। सर इसका क्या लॉजिक है कि प्रोटॉन में H प्लस, मतलब प्रोटॉन होगा तो H प्लस होगा? देखो H प्लस का मतलब हाइड्रोजन एटम जो था आपके पास, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन एटम के हाँ अंदर एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन को मैंने हाँ बाहर निकाल दिया, H प्लस है, क्या बच गया आपके पास? H प्लस। H प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब ये गायब कर हाँ दिया। तो सिर्फ एक प्रोटॉन बच रहा है। तो हाँ नाम क्या रख देंगे? प्रोटॉन। हाँ सर। चलिए, ये बात सबकी क्लियर हुई। एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स क्या क्या होंगे? जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं, सर H2O माइनस H प्लस क्या दे रहा था प्रोडक्ट में? OH माइनस, आद्या OH माइनस। H2O से H प्लस बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा? तो सर OH सिंपल माइनस। माइनस इसमें हम लोग कर सकते हैं ना? क्या? सिंपल मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं एक माइनस हाँ, H सिंपली प्लस मैंने निकल एक रहा है। H प्लस हटा दिया, उससे तो क्या हाँ बच गया? OH मतलब माइनस। इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है कोई कि ट्रिक सिंपल नहीं है। निकल? अच्छा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम मेटल थी, एल्यूमिनियम भी मेटल थी, सिलिकॉन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? डिक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, इतना बात समझ आया? अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाली ऑक्साइड्स कौन सी हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब ये वाली ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगी? एसिडिक ऑक्साइड्स। बीच की ऑक्साइड क्या हो जाएंगी? एम्फोटेरिक। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे वेरिएशन आता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये वाली ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी, ये वाली ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड होंगी। बीच में क्या आएगा आपके पास? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आएंगी। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर वापस इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। तो होगा क्या? लिथियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सीजियम हाइड्रोक्साइड विल बी, या सीजियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड की बात करें तो सीजियम ऑक्साइड विल बी ए बेटर बेस एज कंपेयर टू लिथियम ऑक्साइड। नीचे की तरफ जाने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मतलब बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है। नीचे की तरफ जाने से, टॉप टू बॉटम की तरफ जाने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उसका मतलब ये होता है कि नीचे की तरफ जाने से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज इंक्रीज करता है। नीचे की तरफ जाने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सो टॉप टू बॉटम की तरफ जाएं तो बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। सर हाँ मन बोलो। सर आप बोले सर लेफ्ट टू राइट जाने पर सर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना?
हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। तो सर जैसे कि सर कार्बन के बाद सर नाइट्रोजन का डिक्रीज होना चाहिए ना सर, तो हाँ, तो इधर सर इंक्रीज हो। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाँ हाँ नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो डिक्रीज ही हुआ है, मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज कर गया, नॉन मेटल हो गया। हाँ। नई बात समझ आया। बेरिलियम सर। बेरिलियम, बेरिलियम एक मेटल थी, मेटलोइड बेसिकली, मेटलोइड और मेटल के बीच की कैटेगरी आ जाती है। हाँ, तो वो सर लिथियम से ज्यादा हो रहा है सर। नहीं, लिथियम ज्यादा मेटल है, बेरिलियम कम मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर बेरिलियम का कम होता है। सर इधर सर -60 लिथियम का दिया हुआ है और बेरिलियम का +66 दिया हुआ। -60 क्या देख रहे हो तुम, तो मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेल्टिंग पॉइंट से मेटेलिक कैरेक्टर का आइडिया लगता तो हम लोग कार्बन का तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट आता है, तो वो तो हमेशा क्या हो जाता। कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड 3600 डिग्री पे जाके मेल्ट करता है। कोई भी हाँ मेटल ऐसे नहीं है जो 2000 के आसपास भी जा रही हो, तो कार्बन तो बहुत अच्छा मेटल हो जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर मेटेलिक कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट एक अलग चीज है, मेटेलिक कैरेक्टर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है मन। हाँ सर। तो उस चीज से डिसाइड मत करो। ऐसे B12 जो होता है आपके पास, वो 2600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके मेल्ट होता है, लेकिन हाँ एल्यूमिनियम जो उससे कहीं अच्छा मेटल है, वो 1000 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है ना। सर। हाँ सर, तो क्या चीज की बेसिस पर देखेंगे सर? मेटेलिक कैरेक्टर आप लोग देखेंगे कि कंडक्शन कितना अच्छा है, कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है अमन। हाँ सर। तो ये चीज क्लियर हुई, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। तो हाँ श्रेया बोलो। अगर ऐसे देखा जाए तो जनरल ट्रेंड यही है कि हमारा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी है और नॉन मेटल्स का काफी कम। जर्नल ट्रेंड है श्रेया, हर जगह नहीं बोल सकते। एक्सेप्शंस क्यों आ जाते हैं, मतलब एक्सेप्शंस का भी देखो तो रीजन होता होगा ना। देखो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, हर एक कंपाउंड की अपनी कहानी है, हर एक एलिमेंट और हर एक कंपाउंड की अपनी कहानी है, सब कुछ सेम तो नहीं हो सकता। आद्या की लर्निंग स्पीड एक अलग स्पीड है, श्रेया की लर्निंग स्पीड एक अलग स्पीड है। अगर मैं कैटेगरी बना भी दूं तो आद्या, आर्यन, परम, अमन, ये सब एक कैटेगरी में मैंने डाल दी मान लो, लेकिन क्या इन सब की भी लर्निंग स्पीड बराबर है? इसमें भी वेरिएशन रहेगा। तो कैटेगरी तो हम अपने मन से बनाते हैं, एक्चुअल केमिस्ट्री तो अलग है। जो रियल केमिस्ट्री है वो हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होगी, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगी, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम लोगों ने क्या किया कि कैटेगरीज बना दी। अब वो चीज सही तो नहीं है कि जब जर्नल उसमें ट्रेंड बना दिया, हाँ है ना। तो देखो स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होती हैं चीजें। जैसे आपके पास बोरोन का स्ट्रक्चर है, वहां पे B12 स्ट्रक्चर आता है, हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है आइकोसाहाइड्रल। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई चला गया। ऐसे ही डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है और सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड रहते हैं। ऐसे ही ग्रेफाइट में शीट्स बन जाती हैं, लेयर बन जाती हैं। लेकिन अगर आप नोबल मेटल्स देखोगे तो नोबल मेटल्स में सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो सिंगल एटम को सेपरेट करना बहुत आसान है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर करें, अगर डायमंड से कंपेयर करने लगेंगे तो बहुत डिफिकल्टी से होगा। डायमंड के बीच में बॉन्ड्स कौन से हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स, सॉरी मेटल्स के बीच में बॉन्ड कौन से हैं, मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड से काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा हैं तो, हो सकता है ना।
तो हाँ। पॉसिबिलिटी इसमें काफी सारी है, डिपेंडिंग ऑन बॉन्डिंग किस टाइप की है हम लोग डिसाइड करेंगे कि एटम कितना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देगा। ओके सर। ठीक है, चलिए इतना बात समझ आया? सर टॉप टू Yes. बॉटम में तो डिक्रीज होगा उसका ये मेटालिक कैरेक्टर, और लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब होगा। ऊपर में ज्यादा रहेगा या कम? कम। ऊपर में कम होगा, नीचे की तरफ हाँ। ज्यादा होगा। टॉप और टू फिर लेफ्ट बॉटम टू राइट? इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके। ठीक है आद्या? यस सर। चलिए आज का लेक्चर यहाँ एंड करें। सर वो जो आप असाइनमेंट्स दिए हैं वो कब तक बना के देना है? 3 है। 3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज कब तक कर सकते हो? जो आपने दो एरन दिन। वाला भेजा है उसका। क्या मैंने आपको एलन का जो भेजा है वो वाला? फर्स्ट एक्सरसाइज कब तक करके दे सकते हैं? सर 2 दिन। ठीक है, 2 दिन आद्या मैंने दिए, नेक्स्ट लेक्चर से पहले फिनिश कर लेना। ठीक है? हाँ। हाँ सर। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप फिनिश कर लीजिए। वीके जायसवाल अगर आपके पास है तो वीके जायसवाल से भी आप लोग कर सकते हैं। हालांकि मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था, आप लोगों को मिल गया था। यस सर। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस खासकर नीट वालों को ज्यादा करने पड़ेंगे, तो उन लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर हाँ तुमने क्या भेजा है ये? सर ये देखिए तो सर ये मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर है क्या? ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? साइन का फर्क होता है श्रेया। तो उसमें ऐसा क्या साइन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि विद साइन हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपके पास एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन रखेंगे सामने। एक्सोथर्मिक एंडो। हाँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डायरेक्टली साइन हटा देते हैं। साइन मेंशन करना सही नहीं समझते, मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है तो अपन साइन मेंशन नहीं करेंगे। वो वाला फंडा है थोड़ा। और सर एक और है कि जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में अगर आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो हम उसमें बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। स्टेबिलिटी किस चीज का देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब मॉलिक्यूल का, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से निकाला जा सकता है। और भी मेथड होते हैं, देखो डिपेंड करता है कि तुम किस वे में स्टेबिलिटी पूछ रहे हो। अगर सॉलिड बना हुआ है तो लैटिस एनर्जी कंसीडर होगी, लिक्विड है तो जो इन बिटवीन फोर्सेस कौन से हैं वो भी कंसीडर होगा, और गैसेस हैं तो सिंपली आप बॉन्ड ऑर्डर से देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि O2 O2 माइनस O2 प्लस, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर है, वो सिंपली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, और इसमें 0.5 का डिफरेंस होता है डिफरेंस ना? आता जाता है बिल्कुल। हाँ। ठीक है श्रेया, एंड कर दें लेक्चर। यस सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय बस बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ जी बोलो आद्या। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन 3.5। नंबर फ्लोरीन का 4 कब से हो गया? 4 ही था। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो गलती बोल दी है। तो वो सर किस बेसिस पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4? पोलिंग स्केल होता है आद्या, ये हम लोग निकालते हैं कि एटम किस मतलब इसको फोर्स से निकालना हम अट्रैक्ट लोग को कर रहा आना है। नहीं चाहिए अभी, आना नहीं चाहिए, बस वो याद कर ले। बस यार पता होना ठीक चाहिए है। कि किसका कितना होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है आद्या, बाय।